वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें आपका यूपीएससी हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस हो, हर एग्ज़ाम के हर स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी, हर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, वन ऑन वन मेंटरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और जो क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। जो भी क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेंगी। ऑनलाइन के लिए हमारा खुद का ऐप प्ले स्टोर में है, एक्जिया एकेडमी करके, आप उसको डाउनलोड करके उससे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी का एक्सेस भी रहेगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन एंड अदर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा, हर आर्टिकल में मैं आपको सिर्फ समरी ही बताऊंगा, पूरा आर्टिकल डिस्कस नहीं करूंगा। और समरी से आपको पूरा आर्टिकल समझ आ जाएगा जब आप खुद से पढ़ेंगे। और प्लस ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये आपका प्रीलिम्स में और मेंस के डिफरेंट जीएस पेपर में इंक्लूडिंग ऐसे में इसका कैसे इस्तेमाल रहेगा। और सारा जब पढ़ेंगे तो इंटरव्यू में भी आप जवाब दे ही पाएंगे। ओके, क्योंकि इंटरव्यू क्या है आपका, एक फैक्चुअल एग्जामिनेशन नहीं है। इंटरव्यू पर्सनालिटी को टेस्ट करता है कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक है, आपका आउटलुक कैसा है, आपका सल्यूशन ओरिएंटेशन कैसा है, आप चीज़ों को कैसे सॉल्व करने का सुझाव देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल जो बात करता है अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म एंड इकोनॉमिक फ्रीडम को, किसके लिए, टू ड्राइव इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फॉर इंडिया। तो आज के समय पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी या फिर ट्रेड वॉर का सिचुएशन चल रहा है जो ग्लोबल इकोनॉमी को या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स को डिसरप्ट कर रहा है। तो इस समय हम कैसे अपने देश के अंदर ही जो डोमेस्टिक हमारी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी अगर हम अपना देश का जो भी स्ट्रेंथ है उसको काउंट करें तो नंबर 1 हो गया हमारा राइजिंग जो पॉपुलेशन है और जिसमें यूथ सबसे ज़्यादा है। तो जिस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है उसमें कंज्यूमर भी ज़्यादा रहेंगे। तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है। और ऐसे भी हमारा इकोनॉमी क्या है, कंजम्पशन ड्रिवन है। और कंजम्पशन के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो इसीलिए क्या है, कंज्यूमर्स देश में है आपका, फिर जो हमें वर्किंग पॉपुलेशन चाहिए, यंग पॉपुलेशन, वो भी अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, आपके अनइवन डेवलपमेंट में है कि डिफरेंट रीजन के बीच इवन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इवन डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, फिस्कल फेडरलिज्म को लाना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर करना है डिफरेंट पॉलिसीज़ के तहत, ताकि हर स्टेट का बराबर का डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। और इसी के साथ फिस्कल फेडरलिज्म ये भी दर्शाता है कि जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर आपके टाउन एरियाज या फिर म्यूनिसिपल एरियाज। तो उन एरियाज में भी क्या करना है, आपको इकोनॉमिक फ्रीडम को इंश्योर कराना ज़रूरी है। एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो जो हमारे पहले क्या करना होगा, जो पॉलिसीज़ है वो सिर्फ टॉप डाउन जो फ्लो है वो होने से नहीं होगा। टॉप डाउन फ्लो तो होना पड़ेगा, लेकिन जो बॉटम अप फ्लो है वो भी रहना पड़ेगा। कि जो सेंटर है वो क्या करेंगी, आपका मास्टर प्लान बनाएंगी पूरे देश के लिए, सब स्टेट के लिए। और जो स्टेट है वो क्या करेंगी, अपने स्टेट के लिए प्लान्स बनाएंगी। और जो लोकल लेवल में गवर्नमेंट है, पीआरआई एंड यूएलबी, उनको भी क्या करना पड़ेगा, आपका जो फंड फंक्शन एंड फंक्शनरी का प्रॉब्लम है उसको दूर करना पड़ेगा, ताकि हर रीजन में इवन डेवलपमेंट हो पाए और देश के अंदर ही प्रोस्पेरिटी आ पाए।
सेल्फ रिलायंस आ पाए। तो उसी के लिहाज से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। और मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ओके फिर जस्टिस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, ये सभी सुझाव आप दे सकते हैं। ग्लोबल लेवल में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम डोमेस्टिकली भी टेकल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बाकी और भी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि रूल ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है। ओके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तभी आ सकती है। फिर जस्टिस के ऊपर ध्यान देना है, और जस्टिस में भी सिर्फ प्यूनिटिव जस्टिस में नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हमें ध्यान देना है। फिर गुड गवर्नेंस में ध्यान देना है, सुशासन में। अच्छा गवर्नेंस सिस्टम होगा तभी क्या है, डिफरेंट पॉलिसीज अच्छी तरीके से बनेंगी और इम्प्लीमेंट होंगी। ओके फिर फिजिकल फेडरलिज्म में जैसे मैंने आपको मेंशन किया 73rd 74th अमेंडमेंट, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो 73rd में आपका पंचायती राज, 74th में अर्बन लोकल बॉडीज़। तो इन सभी चीज़ों में ध्यान देना है। और फाइनेंस कमीशन को ध्यान देना है कि एक हॉराइजेंटल इक्विटी बनी रहे। हॉराइजेंटल इक्विटी का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट के बीच में जो आपके फाइनेंशियल डिवोल्यूशन होता है उसको जस्टिफाइड तरीके से करना ज़रूरी है। तो अभी ये सभी चीज़ें 73rd 74th अमेंडमेंट, फाइनेंस कमीशन, ये सब एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपका एनर्जी के सेक्टर में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, सोलर में, हाइड्रो में, विंड में। फिर आपके कोल को हटाने की कोशिश भी की जा रही है क्योंकि कोल से आपका पोल्यूशन ज़्यादा होता है। लेकिन हाल के समय में फॉर द टाइम बिंग हमें कोल को लेके ही चलना पड़ेगा। और इन फ्यूचर हम न्यूक्लियर एनर्जी को भी आपका डेवलप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम को डेवलप करना होगा। ओके तो ये सभी चीज़ें ध्यान देनी ज़रूरी है। एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस रखना होगा, वाटर यूज़ अलाइन करना होगा ताकि वाटर का मिसयूज़ ना हो, लैंड यूज़ को रैशनलाइज करना होगा। ओके तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो क्या है, आपको डिफरेंट पॉइंट इससे मिल जाएंगी। ओके चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग रिटेल बैंकिंग में जो भी प्रॉब्लम है। तो अभी रिटेल बैंकिंग क्या हो गया, जो बाकी आम जनता है बैंकिंग से जुड़ी हुई है वो बैंक की रिटेल कंज्यूमर या फिर कस्टमर्स है। एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके तो जो रिटेल कंज्यूमर है जो बैंक से जुड़ी हुई है, जैसे आम जनता, तो उसमें आपकी जो आम जनता है वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है पीएसबी उनसे जुड़ सकती है, जैसे एसबीआई है, फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर प्राइवेट बैंक भी हो सकता है। तो अभी ये जो भी आपके पब्लिक बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है जो रिटेल कस्टमर को डिफरेंट सर्विसेज लाइक डिपॉजिट, लाइक क्रेडिट, इनका जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो इनमें क्या देखा जाता है कि जो फैसिलिटी या जो सहूलियत रिटेल बैंक द्वारा दी जाती है उसमें बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम देखी जाती है। और इन प्रॉब्लम्स को लेके क्या है, आपके जो ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, जो आपत्ति होती है, वो सॉल्व नहीं की जाती है बाय दी बैंक्स। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें जो संजय मल्होत्रा साहब है उन्होंने खुद ये चीज़ों को दर्शाया है कि जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनमें जो रिटेल कंज्यूमर है उनका राइट्स का कैसे वॉयलेशन होता है। फॉर एग्जांपल जो आपका सिविल निकाला जाता है बाय डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो उन सिविल में भी क्या किया जाता है, जो आपके रिटेल कंज्यूमर होते हैं उनका क्रेडिट का जो रेटिंग होता है वो आपके मॉडरेट दिया जाता है या फिर ख़राब दिया जाता है, जिससे क्या होती है, इन जो भी आपके रिटेल कंज्यूमर है उसमें आपके एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स है वो हो सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स हो सकते हैं, वुमेन हो सकती है, फिर आपके डिफरेंट मार्जिनलाइज ग्रुप में एससी एसटी हो सकते हैं। तो इनको जो बैंकिंग की प्रॉपर सहूलियत जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और बैंकिंग क्या है, आपके इकोनॉमिक बूस्ट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैंकिंग सेक्टर अगर सिर्फ आपके बड़े कंज्यूमर को, टाटा अंबानी अदानी, इनको ही अगर सिर्फ सहूलियत देंगी तो क्या है, उससे देश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या है, बाकी रिटेल कंज्यूमर को अच्छी तरीके से सर्व करना ज़रूरी है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये अभी क्या है, किस तरह से रिटेल बैंकिंग के प्रॉब्लम की वजह से आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है,
उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि आपके जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नॉर्म है, जो प्रायोरिटी सेक्टर है जैसे एमएसएमई हो गया, स्मॉल फार्मर्स हो गए, मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए, ये आपके प्रायोरिटी टारगेट है ऑफ गवर्नमेंट कि बैंक को इनको 40% लोन देना ही देना है। लेकिन क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम की वजह से आपका जो इनको जो क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और ये क्या करता है, जो आपके रिटेल कंज्यूमर है उनका राइट्स को वॉयलेट करता है, जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी वॉयलेट करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप पॉलिटी से भी इसको लिंक कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 21 को भी वॉयलेट करता है कि राइट टू लाइफ के लिए क्या है, लाइवलीहुड ज़रूरी है। लाइवलीहुड के लिए आपको छोटे मोटे बिजनेसेस, आपका खुद का काम करना ज़रूरी है, उसके लिए पैसे आपको मिलने ज़रूरी है क्रेडिट के फॉर्म में फ्रॉम बैंक। तो इन सभी चीज़ों को आप जोड़ के देख सकते हैं। देखते हैं अगला आर्टिकल, चाइनीज़ हिस्ट्री शोज़ व्हाट अ क्लोज्ड इकोनॉमी में रिजल्ट इन। तो चाइना का हिस्ट्री को इसमें कंपेयर किया गया है विथ यूएसए कि किस तरह से चाइना में आपकी एक समय पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी, सुंग यन डायनेस्टी, जो 10th सेंचुरी के लगभग थी। तो वो जो सुंग यन डायनेस्टी थी, उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ लिया था, जैसे कि मैरीटाइम ट्रेड को बैन कर देना, दूसरे देशों के साथ कोई किसी भी तरह का ट्रेड ना करना, टू प्रोटेक्ट देयर सोवरेनिटी, टू लिमिट फॉरेन इन्फ्लुएंस इन चाइना, टू प्रिजर्व सिल्वर रिजर्व ऑफ चाइना। तो इसके वजह से क्या हुआ था, चाइना में आपका इकोनॉमिक आइसोलेशन देखा गया था, टेक्नोलॉजिकल स्टेग्नेशन देखा गया था और इवेंचुअली फॉरेन सब्जुगेशन देखा गया था। और जो सुंग यन डायनेस्टी ने जो गलती की थी उसी को फिर दोहरा दिया था मिंग डायनेस्टी ने इन अबाउट 14th सेंचुरी। और वैसा ही कुछ अभी सेम माहौल देखने को मिल रहा है यूएसए में। तो यूएसए जो ट्रेड वार कर रही है बाय इंक्रीजिंग टैरिफ, ओके, टू ब्रिंग बैक जॉब, टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट एंड टू रीअसर्ट इंडस्ट्रियल सोवरेनिटी ऑफ यूएसए। लेकिन इससे क्या है, आपका यूएसए को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, क्योंकि यूएसए जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लेगा, जो टैक्स के ज़रिए एक आपका ट्रेड वॉर करेगा, तो कोई भी वॉर में क्या है, दोनों साइड को नुकसान झेलना पड़ता है। अभी यूएसए हर चीज़ का तो मास्टर नहीं है, उनको इंपोर्ट करना ही होता है। तो अगर वो ज़्यादा आपका टैरिफ लगाएंगी तो उससे क्या होगा, उनके देश में इंपोर्ट नहीं होगा, सामान का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। और जो बाकी इन्वेस्टर्स यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे तो बाकी देशें भी तो उन यूएसए के ऊपर टैरिफ लगाएंगी। तो इससे क्या है, ग्लोबल ट्रेड में एक डिसरप्शन देखा जाएगा, जो ऑलरेडी यूएसए ने पास्ट में किया था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 2930 में ग्रेट डिप्रेशन देखा गया था और इसका मेन रीज़न था यूएसए का जो टैरिफ पॉलिसी था, जिसके वजह से जो आपका ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा गया था। और ये इसने यूएसए को भी हर्ट किया था। इसके बाद यूएसए ने क्या किया, आपके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के अंडर में बहुत सारी रिफॉर्म पॉलिसी ली गई थी, जो जॉन मैनर्ड केन्स साहब ने सुझाव दिया था। तो इससे क्या है, अभी जो पास्ट की मिस्टेक है उसको क्यों फिर से रिपीट करना है, उससे हमें लेसन लेना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है ये आपके क्या है, ऐसे के पर्सपेक्टिव से, फिर जीएस पेपर 2 पॉलिसी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से, आईआर के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 आपके इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट रह सकता है। कैसे कि हमें पास्ट से लर्निंग लेनी ज़रूरी है। पास्ट में जो भी हमने गलत वैल्यू अपनाए थे, जो गलत रुख लिया था, उसके वजह से हमें जो लॉस हुआ था वो हमको फिर हो सकता है अगर सेम पॉलिसी को हम आपका फिर से लाएं। तो ये एक सीख है एथिक्स पेपर के लिए। तो वैसे आप लिंक करके चीज़ों को देख सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, मतलब हर टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, बस आपको उसमें डायमेंशन को ढूंढना ज़रूरी है। तो अभी यूएस की यूनिलैटरल पॉलिसी की वजह से बाकी देश तो चुप नहीं बैठेंगे, वो क्या करेंगे, मल्टीपोलैरिटी के ऊपर ध्यान देंगे, डी डॉलराइजेशन के ऊपर ध्यान देंगे कि डॉलर का डोमिनेंस को हटाओ या फिर घटाओ। ओके, तो इसीलिए आप देख सकते हैं आरसीईपी का, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का डेवलपमेंट हुआ वेयर इन चाइना। चाइना नहीं, चाइना लेड इनिशिएटिव है ये स्पेशली आपके जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी है उनको इंटीग्रेट करती है। फिर इंडिया भी क्या कर रहा है, एशियन के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। तो इससे क्या है, जो यूएस का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में एक जो डोमिनेंस है वो घटेगा।
अल्टीमेट यूएसए का लॉस है, बाकी देशों का इसमें प्रॉफिट है। और बाकी देशों का लॉस आप देख सकते हैं, अगर चाइना जो एक असर्टिव पावर है वो अगर लीड करने लगा तो ये सभी चीज़ें आप देखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फ्रॉम यूएस टैरिफ टू अ ट्रेड डील। तो अभी यूएसए ने जो भी टैरिफ लगाया है डिफरेंट नेशन के ऊपर, उसमें इंडिया भी आता है। इंडिया के ऊपर भी लगभग 27% टैरिफ हाइक किया है। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन तो ये है कि यूएसए ने जो भी टैरिफ लगाया है कंपैरेटिवली देखा जाए तो हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं। क्यों? क्योंकि जो अब वियतनाम है, जापान है, आपके चाइना है, इनके ऊपर भी टैरिफ लगाया गया है। और इवन जो चाइना है, वियतनाम है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया का जो सामान है वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं रहेंगे। और प्लस हमारा बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो फाइनलाइज होना है बाय 2025 के एंड तक, जिसमें टारगेट रखा गया है कि $500 बिलियन का ट्रेड टारगेट को अचीव किया जाएगा बाय 2030। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात रहेंगी। लेकिन फिर भी इसमें ध्यान देना है कि ये जो भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इसमें भी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है जो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो कब क्या पॉलिसी ले कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को देखना ज़रूरी है। और यूएसए के साथ ही डिफरेंट रीजन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम नेगोशिएट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई हो सके, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई हो सके। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है। तो अगेन ये आईआर के पर्सपेक्टिव से, फिर आपके इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके। और इसमें जो भी चीज़ें हैं मेंस के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। और ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीज़ें तो सिर्फ पूछी नहीं जाती है। प्रीलिम्स क्या है? फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का ही एक संमिश्रण है। तो उसमें फैक्ट भी पूछा जा सकता है और आपको कंसेप्ट भी पूछी जा सकती है। तो इसमें अभी ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो यूएस विजिट हुआ था बाय इंडिया, तो उसमें जो पैक्ट साइन किया गया ट्रेड डील के लिए, और जो जिसको फाइनलाइज करना है बाय 2025, तो उसमें आपका कितना डॉलर का टारगेट रखा गया है और कब तक? ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आ जा सकता है। 500 बिलियन की जगह 6 दे देगा, 2030 की जगह 2035 दे देगा। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आर स्टार्टअप फेलिंग अस, लुक एट द बिग पिक्चर। तो इसमें हमारे देश में स्पेशली स्टार्टअप और आरएनडी के ऊपर ये टॉपिक डिस्कस करता है कि हमारी जो स्टार्टअप है और जो आपका आरएनडी इकोसिस्टम है वो अभी भी बहुत कंपैरेटिवली चाइना और यूएसए इन देशों के मुकाबले बहुत कम ग्रोथ है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपका जो डीप टेक है उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे जो स्टार्टअप है उनको इस तरह से आपके मोटिवेट करना है कि डिफरेंट, जैसे डीप टेक जो है, एआई है, चिप डिज़ाइन है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, स्पेस है, रोबोटिक्स है, एडवांस बैटरीज़ है और अदर जो मटेरियल साइंस है उसमें ध्यान दे सके, जो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो आपके हम जो भी हार्डवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उसमें जो कोर आरएनडी होना चाहिए, स्पेशली सॉफ्टवेयर में तो ठीक ही है, आरएनडी में, हार्डवेयर में जो आरएनडी होना चाहिए वो बहुत लैगिंग है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फंड है आप देख सकते हैं बाई गवर्नमेंट, वो जीडीपी का कितना है? लगभग 0.64% है, जो बाकी देशों की तुलना में, चाइना की तुलना में, यूएसए की तुलना में, इजराइल की तुलना में बहुत कम है। बाकी देश क्या है आपके, सभी 2-3% से भी ऊपर स्पेंडिंग करते हैं उनकी जीडीपी का। तो इसीलिए क्या है, हमें आरएनडी में ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है ताकि हम बेटर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए और स्टार्टअप्स को बूस्ट दे पाए और हमारे इकोनॉमी में जो भी हाई आपके या फिर डीप टेक है उसको डेवलप किया जा सके और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम सोवरेन बन सके, सस्टेनेबल बन सके, सेल्फ रिलायंट बन सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी हो, एक्सपोर्ट ग्रोथ भी हो और देश विकसित भारत बन सके बाय 2047। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये मेंस के लिहाज से आपके इकोनॉमी में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिहाज से भी ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है
वक्फ जो लॉ लाया गया है उसके बारे में। तो इसमें 2 आर्टिकल है। द न्यू वक्फ लॉ इज़ अ मच नीडेड रिफॉर्म। तो ये जो बिल है जो अभी लॉ बन चुका है, तो इसमें अभी क्या है, बहुत सारी सुधार लाई गई है फॉर ट्रांसपेरेंसी, फॉर अकाउंटेबिलिटी। ओके, लेकिन इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखा गया है, स्पेशली बाय मुस्लिम कम्युनिटी। तो अभी जो इसमें ये 2 आर्टिकल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं रख रहा हूँ कि इनफैक्ट मैं किसी भी आर्टिकल में पर्सनल ओपिनियन नहीं रख रहा हूँ। तो अभी ये जो बिल है, ये आपका किसी रिलीजियस ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा है, ऐसा इसमें लिखा गया है। रादर इट अलाइंस वक्फ गवर्नेंस विद द प्रिंसिपल अप्लाइज टू अदर रिलीजियस ट्रस्ट। तो अदर रिलीजियस ट्रस्ट में जो रूल अप्लाई होता है उसी को वक्फ गवर्नेंस में भी अप्लाई किया जा रहा है। और दूसरा आर्टिकल में ये बात कर रहा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो वक्फ जो आपका लॉ है उसके लिए नहीं हो रहा है। तो लिखा गया है कि प्रोटेस्ट आर एक्चुअली नॉट अबाउट द न्यू लॉ एट ऑल, दे आर अबाउट अ कंप्लीट ब्रेकडाउन इन ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स। तो एक जो ट्रस्ट का ब्रेकडाउन हुआ है उसके वजह से ही क्या है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें आउटराइटली आपका जो मुस्लिम कम्युनिटी का राइट है वो नहीं छीना गया है। जो सुधार लाई गई है वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, वक्फ मैनेजमेंट में आपका गुड गवर्नेंस को लाने के लिए ही इसको लाया गया है। तो प्रॉब्लम अभी कहाँ आ रही है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसके वजह से क्या है, प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। बाकी जो भी लॉ में सुधार लाए गए हैं वो क्या है, आपके जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, फिर आपका जो गुड गवर्नेंस है उसको प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसीलिए क्या है, आपको जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को डिफरेंट मेजर्स लेने चाहिए। जैसे अभी एनआरसी आया, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीज़न। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि एनआरसी में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हमारी देश की सिटीज़न है, उनका सिटीजनशिप छीना जाएगा। किसको दिया जाएगा वो आपका दूर की बात है। ओके, लेकिन का के तहत ही अभी किसका सिटीजनशिप छीना जाएगा वो दूर की बात है। सॉरी, किसका सिटीजनशिप दिया जाएगा वो दूर की बात है, लेकिन किसी का भी इसमें छीना नहीं जाएगा। जो देश में ऑलरेडी जो सिटीज़न है उनका छीना नहीं जाएगा। एनआरसी के तहत जो देश के नागरिक हैं उनका नाम तो रखा ही जाएगा, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। फिर ट्रिपल तलाक के तहत क्या किया जा रहा है, जो मुस्लिम माँ बहनें हैं उनका जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो कोई भी जो लॉ है उसका जो एक मोटो होता है वो बहुत दूर सही है, वही चीज़ें इसमें कही जा रही है इस आर्टिकल में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जो एक मिसट्रस्ट बिल्ड हो गया है जिससे लगता है कि हर चीज़ गलत है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। ओके, तो अभी जो वक्फ लॉ आया है उसमें आपका ये डिफरेंट चेंजेस लाई गई हैं। जैसे आपके इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया है, तो मैंडेटरी इंक्लूजन होगा नॉन मुस्लिम मेंबर का भी। ओके, तो मल्टीपल मुस्लिम सेक्ट जो जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा था उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। फिर जो ट्राइबल एरियाज़ है और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड लैंड है उनको शील्ड दिया गया है। फिर आपका कैग का ऑडिट को मैंडेटरी किया गया है कि कैसे क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेंगी। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एज फाइनल आर्बिट्रेटर रखा गया है। तो ये सभी रिफॉर्म्स लाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये मेंस में इस साल इम्पॉर्टेंट रहेगा और प्रीलिम्स में भी इसकी बाकी चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, तो इसमें कुछ सुझाव दी गई है कि गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए जो भी ट्रस्ट डेफिसिट है। तो डायलॉग को इनिशिएट करना चाहिए, क्लियर प्रोविज़न जो है उनको मल्टीलिंगुअल तरीके से आपका पब्लिश करना चाहिए ताकि लोग सभी लैंग्वेज में पढ़ के उसको समझ सके। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ट्रेड इज़ नॉट वाई ट्रम्प टैरिफ्ड चाइना। तो ट्रेड की वजह से टैरिफ नहीं लगाया गया है चाइना के ऊपर कि चाइना के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान है।
मेन जो वजह है वो वजह है आपका जो चाइना का ग्रोइंग असर्टिवनेस है, डोमिनेंस जो बढ़ रहा है और जो काउंटर कर रहा है यूएस के डोमिनेंस को। उसी के अगेंस्ट क्या किया गया है, टैरिफ लगाया गया है बाय यूएसए ऑन चाइना। तो वही चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। तो मेन जो गोल है यूएसए का टैरिफ लगाने का, स्पेशली बाकी देशों में तो ट्रेड हो सकता है लेकिन चाइना के ऊपर ओनली ट्रेड नहीं है। द चीफ रीज़न इज़ नॉट ओनली ट्रेड डेफिसिट फ्रॉम यूएस साइड। मेन मुद्दा ये है कि जो यूएस का डोमिनेंस था, यूनिपोलैरिटी जो आया था आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर, आफ्टर 1991, वो अभी थ्रेट में है चाइना की राइज की वजह से। तो उसी को काउंटर करने के लिए यूएसए अपनी हेजीमोनी को बनाए रखने के लिए चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहा है। ओके, तो इसका रीज़न क्या है, पॉलिटिकल है, नॉट इकोनॉमिक। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये आर्टिकल बात करता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो आपके जो भी रेट डिसाइड करती है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए विद इन सीपीआई लिमिट। तो उसमें अभी क्या है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नेक्स्ट मीट में जो भी डिसीजन लेगी उनको बड़े ही कैलिब्रेट तरीके से लेने के बारे में ये आर्टिकल सुझाव देता है। क्योंकि ट्रम्प एरा में जो टैरिफ या फिर जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ देखी जा रही हैं उसके वजह से क्या है, हमारे जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या प्रभाव आ सकता है। क्योंकि हाल ही में टैरिफ को हाइक किया गया है, तो उसका जो भी इम्पैक्ट है उसको समझने के लिए अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। तो उसके लिए वेट करना है और वॉच करना है कि क्या चेंजेस दिखाई देती है ग्रोथ के पैटर्न में और इन्फ्लेशन के पैटर्न में, और उसके हिसाब से ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को डिसीजन लेना है। तो ये एक सुझाव है बाय दिस आर्टिकल। ओके, तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, बस आपका जो आइडिया है वो थोड़ा डेवलप हो जाएगा। बाकी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, सीपीआई इंडेक्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब फॉर्म हुआ 2016 को, ये कितना मेंबर बॉडी है, 6 मेंबर, इसमें गवर्नमेंट के तरफ से 3 मेंबर और आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर रहती है इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। और मेंस के लिए ओवरऑल आइडिया ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ न्यू वर्ल्ड इन दी मेकिंग। तो अ न्यू वर्ल्ड इन दी मेकिंग, अगेन इसमें यूएसए का जो रवैया है जिसके वजह से जो सारी प्रॉब्लम आ रही है उसी को इसमें डिस्कस किया गया है। तो इसमें स्पेशली डिस्कस किया गया है आपका इन चीज़ों को कि आपका जो अभी वर्ल्ड है उसमें नई एक रुख देखी जा रही है। वो चाहे आपका ट्रम्प का इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हो या फिर जो जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ है उनको लेके ही हो। तो आप देख सकते हैं कि एक समय पे जो यूएसए है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हुआ करता था फॉर यूरोपियन रीजन, फॉर आपके ताइवान, फॉर जापान, फॉर साउथ कोरिया। लेकिन आज के समय पे देखा जा रहा है कि यूएस का इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी की वजह से, ट्रांजैक्शनलिस्ट पॉलिसी की वजह से पूरा वर्ल्ड में जो पॉलिसी है उसका रीअलाइनमेंट हो रहा है। तो अभी यूरोपियन यूनियन भी यूएसए को जो यूएसए के ऊपर जो डिपेंडेंस बनाई हुई थी उसको घटा रही है और पॉलिसी को रीअलाइन कर रही है। इंडिया भी क्या कर रही है या फिर क्या करना चाहिए, इंडिया को भी डिफरेंट रीजन के साथ हमारा जो रिलेशन है वो बना के रखना चाहिए, वो डिप्लोमेटिकली हो या इकोनॉमिकली हो, और जो चाइना का असर्टिवनेस है उसको टेकल करना चाहिए। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, आप जब रेगुलर पढ़ते हैं ना, आप जब रेगुलर चीज़ों को पढ़ते रहते हैं तो टॉपिक आपका रिपीट होते रहता है, और रिपीटेड टॉपिक को जब पढ़ते रहेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और बाकी जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं कनेक्ट की जा सकती है उसको कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है यूएस टैरिफ रनिंग ब्लाइंड ऑन अ टाइट रोप। अगेन यूएस टैरिफ के बारे में ही ये आर्टिकल बात करता है कि क्या हो सकता है, क्या लॉसेस देखी जा सकती है, उसके लिए इंडिया क्या एक्शन ले सकता है, ग्लोबल लेवल में डिफरेंट नेशन क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, कैसे रीजनल पैक्ट साइन कर रहे हैं। ओके, वही सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। फिर डब्ल्यूटीओ कैसे अंडरमाइंड हो रहा है। तो डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशन ये यूएसए की वजह से ही बने हैं, लेकिन आज यूएसए ही इसमें क्या है, मल्टीलैटरलिज्म की जगह यूनिलैटरल पॉलिसीज़ ले रहा है।
जिसके वजह से क्या है, ग्रेट डिप्रेशन जैसे सिचुएशन बन सकते हैं जो 1930 में बना था, बिकॉज ऑफ स्मॉट हॉले टैरिफ जो लगाया गया था। तो इसको स्मॉट हॉले टैरिफ कहा जाता है 1930, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया जा सकता है प्रीलिम्स में, जिसके वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था। और सेम तरह का टैरिफ अभी ट्रंप रेजिम में है। फिर ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है, जो 1945 में आई, जिसके तहत ग्लोबल गवर्नेंस को गवर्न करने के, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को गवर्न करने के लिए यूएसए के द्वारा ये इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी, ताकि वर्ल्ड लेवल में आपका इकोनॉमिक लेवल में लीडरशिप दे सके बाय यूएसए। तो आज यूएसए ही इन सभी चीज़ों से दूर है, तो वही छवि इसमें दर्शाई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ह्यूमन राइट्स एंड रॉन्ग्स। तो ह्यूमन राइट के साथ क्या गलत हो रहा है, कौन सी एट्रोसिटीज़ देखी गई है बाय पुलिस, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इसमें कुछ डेटा दी गई है जो काफ़ी चिंताजनक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो ओपिनियन है उसको लिया गया, और उसमें आपका क्या निकल के बाहर आया, तो देखिए कि 55% जो पुलिस पर्सोनेल है वो सपोर्ट करती है यूज़ ऑफ टफ मेथड को, जैसे मारपीट करना, ओके, फिजिकल टॉर्चर हो या मेंटल टॉर्चर करना। फिर 30% जस्टिफाई थर्ड डिग्री मेथड। तो थर्ड डिग्री जो आपका बहुत ज़्यादा वायलेंट मेथड है, जिसमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन निकाला जा सके, तो ये सपोर्ट करता है 30%। और इसमें 9% तो इवन छोटे मोटे केसों में भी थर्ड डिग्री का सपोर्ट करते हैं। 22% सपोर्ट करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को, जो डेंजरस क्रिमिनल है उसको एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कोई रेपिस्ट हो गया, डेकॉइट हो गया, ओके। तो उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब क्या हो गया, एक तो आपका जुडिशरी पुलिस चार्जशीट फाइल करेंगी क्रिमिनल के ऊपर, उसके बाद जुडिशरी उसको सज़ा देगा, तो वो हो गया आपका जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की पुलिस को पहले इन्वेस्टिगेशन में लगा कि ये कल्प्रिट है, ओके, उन्होंने बाकी कोई चीज़ें नहीं देखी, कोई सरकमटेंसेस को समझने की कोशिश नहीं की, और ले जाके कहीं जो आपका केस का एरिया है, जहाँ जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, वारदात जहाँ हुआ था, वहाँ ले जाके एविडेंस कलेक्ट करने का या फिर क्राइम सीन क्रिएट करने के बहाने मार देते हैं। तो ये सपोर्ट करते हैं बाय 22%, ओके। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आप प्रोसीजरल वायलेंस में ओनली 41% सेड अरेस्ट प्रोसीजर आर ऑलवेज फॉलोड। तो 41% खाली पुलिस जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने का सपोर्ट करते हैं। 24% सेड प्रोसीजर्स आर रेयरली और नेवर फॉलोड, कभी फॉलो ही नहीं किया गया। केरला स्टैंड्स आउट विथ 94% प्रोसीजरल कंप्लाइंस। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो 94% कंप्लाइंस है, प्लस मेंस में भी जिक्र कर सकते हैं, ओके। तो इसमें अभी आप टॉर्चर को आप देख सकते हैं कि ये कैसे हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिग्निटी को वायलेट करता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एंटी टॉर्चर लॉ को लाना है। और एंटी टॉर्चर के लिए आपका डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर जो है वो दिया गया है, वो आप इससे पढ़ लीजिएगा। तो एक यूएन कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर, UNCAT 1984 का। लेकिन इसमें क्या है, इंडिया ने साइन किया है लेकिन अभी भी इसको मंजूर नहीं किया है। साइन करना और मंजूर करना अलग बात होती है। साइन किया और मंजूर मतलब रेटिफाई नहीं किया है। और हमारा कोई डोमेस्टिक लॉ भी नहीं है स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट टॉर्चर। तो इसीलिए क्या है, ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, पुलिस को आउटराइट पावर देता है। तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ताकि हमारा जो आपका आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी वो वायलेट ना हो। फिर आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, जो अरेस्टेड पर्सन है तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। फिर DK बासु गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के तहत, उसको आपका इम्प्लीमेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है इन प्रकाश सिंह केस, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट समय पे डिफरेंट गाइडलाइन ऑलरेडी दे चुकी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स फ्रॉम पुलिस एट्रोसिटीज़। तो इसमें एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, ओके। और बाकी कंपैरिजन भी दिखाया गया है, US का, चाइना का, रशिया का, पाकिस्तान का, तो ये सभी देखनी ज़रूरी रहेंगी, ओके।
तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। इस आर्टिकल को एक बार आप, जितने भी आर्टिकल हैं पूरे पीडीएफ को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कैटर करने की कोशिश करेंगे। और किसी एक एस्पिरेंट ने बोला था कि लिख के अगर मैं बताता हूँ तो अच्छा होगा, तो मैं जो मोड है उसको जल्द से जल्दी शिफ्ट करके राइटिंग फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको लिख के भी चीज़ें बता सकूँ। ओके, तो आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश करेंगे कि आपका जो भी सजेशन रहेगा, रिकमेंडेशंस रहेगा, उसमें हम सुधार लाने में संभव रहेंगे।